आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी अदालती निज़ाम से हट कर एक मुतबादिल निज़ाम जिससे हम अपने तनाज़ात का हल ढूंढ सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्री लिटिगेशन यानी अदालती मुकदमा दायर करने से पहले हम मीडिएशन या सलाह मशवरे से आप अपने तनाज़ात का हल ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में भी, और साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि दीगर कौन से तरीक़ेकार फराहम हैं फ़रीक़ैन को कि वो अपने तनाज़ात अदालती निज़ाम से या मुकदमा दायर करने के बिना ही हल पा सकें। और आज इस बहुत ही अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद परे साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला के ज़िले के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, हम आपका तहे दिल से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम आज बात करेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, यानी एक मुतबादिल निज़ाम जो कि हमारे अदालती निज़ाम से हटकर है। तो पहला सवाल यही रहेगा कि क्या ज़रूरत है, जहां एक अदालती निज़ाम राइज है कानून की तरफ से, क्या ज़रूरत पेश आई कि हमें मुतबादिल ढूंढने पड़ रहे हैं अपने तनाज़ात के हल ढूंढने के लिए? देखिए, आपको पता है कि जो ये ADR सिस्टम है या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, ये 1996 के बाद ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसकी एक कोर फिलासफी है। कोर फिलासफी ये है कि वी वांट टू सेटल आवर डिस्प्यूट्स एमिकेबली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, जो हमारा ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है आपको पता ही होगा, उसमें एडवर्सरियल जो सिस्टम होता है, उसमें एक जानिब से दावा पेश किया जाता है, दूसरा जो फरीक होता है उसमें वो अपने जो जवाब पेश करता है, फिर उसके बाद एक स्टेज आता है, एविडेंस ली जाती है, अल्टीमेटली एक फैसला आता है कोर्ट की जानिब से। अब हमारी, अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड पे जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे इस वक्त हमारे पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 53 मिलियन केसेस, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इन आर कोर्ट्स। और अकेले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहां पे 47 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 4.5 करोड़ से ज्यादा 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है। और इन केसेस का जो रेजोल्यूशन है थ्रू ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम बिल्कुल पॉसिबल इस वजह से भी नहीं है कि जो हमारा जज पॉपुलेशन रेशियो है। एक रिपोर्ट आई थी 2024 फरवरी 2024 में, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें है जज पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 21 जजेस फॉर 1 मिलियन पीपल। फिर उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया, फिर उन्होंने उस वक्त जो सेंसस लिया था वो 2011 का लिया था पॉपुलेशन सेंसस, और जो जजेस की स्ट्रेंथ ली थी वो 2023 में जो थी। तो फिर उन्होंने उसको बोला कि नहीं जी, हमारे पास जो इस वक्त जज पॉपुलेशन रेशियो है वो 15 जजेस फॉर 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोगों के लिए एक। और जो ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, जो 245वीं रिकमेंडेशन 2024 में जो आई थी, उसमें उन्होंने बोला था एटलीस्ट वी मस्ट हैव 50 जजेस फॉर 1 मिलियन पीपल। तो जो ये कोर्ट्स में ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है ड्यू टू जो हमारी जज साहिबान की कमी की वजह से, उस वजह से जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ADR सिस्टम, एक तो इसमें टाइमली डिस्पोजल होता है केसेस का, दूसरा जो पार्टीज है वो खुद अपने जो केसेस है उनका जो है सोल्यूशन ढूंढती है, उनको खुद वो रिजॉल्व करती है। तो यही है कि ADR सिस्टम एक इफेक्टिव सिस्टम है, इफेक्टिव सिस्टम टू रिजॉल्व टू रिड्यूस कंजेशन ऑफ आवर केसेस व्हिच इज बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ जजेस दैट वी हैव
in our country. تو یہ ایک جیسا بنیادی طور پر ہماری عدلیہ کے ساتھ یہ دقت ہے کہ جج صاحبان کی تعداد بہت کم ہے اور مقدمات بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اسی لیے ایک متبادل نظام ڈھونڈا جا رہا ہے اور یہ 1996 کے بعد ہی انفیکٹ جو ہمارا لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ 1987 میں جو سینٹر میں وہ انیکٹ ہوا، وہاں سے ایک کوشش کی گئی کہ ہم ایک متبادل نظام ڈھونڈیں تاکہ جو یہ کورٹس میں یہ کنجسشن ہے اس کو کسی طریقے سے ورک لوڈ ہے اس کو بیک لاگ کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. جیسے ہم بات کرتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی، تو کون کون سے طریقہ کار ہیں جنہیں شمار کیا جاتا ہے اس متبادل نظام میں؟ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہمارے پاس اگر میں کاؤنٹ کروں، ایک تو ہے میڈیشن، دوسرا ہے آربیٹریشن، تیسرا ہے کانسلیشن، چوتھا ہے لوک عدالت. یہ 4 میکانزمز ہیں، 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے جو کیسز ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں ان ADR سسٹم، انڈر ADR سسٹم. سب سے پہلے بات کریں گے جیسا میڈیشن کی، تو میڈیشن سے کیا مراد ہے؟ کس طریقے سے تنازعات کا حل ڈھونڈا جاتا ہے؟ دیکھیے میڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی میں آپ کو ایک جو میڈیشن، کانسلیشن اور آربیٹریشن، ان تینوں کا ایک فرق بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے اس سے آسانی بھی ہوگی اور ٹائم بھی ہمارا بچ جائے گا. جو میڈیشن ہوتی ہے یہ فیسلیٹیٹیو ہوتی ہے. ایک میڈیٹر جو ہوتا ہے اس کا سمپل یہ رول ہوتا ہے، ہی گیٹس پارٹیز ٹو the negotiating table so that parties can have negotiations and find a solution to their problem. بالکل اس میں اس کا فیسلیٹیٹیو رول ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ ان پہ امپوز نہیں کرتا ہے. پارٹیز کو صرف نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانا ہے، اس کے بعد پارٹیز کو خود اپنے جو ڈسپیوٹ ہے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کا پھر سولوشن ڈھونڈنا ہے. جو کانسلیشن ہے، کانسلیشن میں اس کا سجیسٹیو رول ہوتا ہے، وہ اس کا مور پرو ایکٹیو رول ہوتا ہے. وہ یہاں سے سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کی ڈسپیوٹ یہ ہے، یہ پرپوز میں کرتا ہوں، دس از مائی پرپوزل، کہ یہ آپ کا سولوشن ہو سکتا ہے، یہ سجیشن یہاں سے بھی دے سکتا ہے. لیکن وہ تھرسٹ نہیں کر سکتا، وہ امپوز اپنی نافذ نہیں کر سکتا. وہاں پہ بھی پارٹیز کو خود دیکھنا پڑے گا کہ جو یہ پرپوز کر رہا ہے وہاں سے، جو سولوشنز یہ پرپوز کر رہا ہے اس ڈسپیوٹ کا، کیا یہ واقعی طور جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. تو آربیٹریشن میں تھوڑا یہ ایڈجوڈیکیٹری ہے. آربیٹریٹر چونکہ ود دا کنسنسس آف پارٹیز آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوتا ہے، لیکن جو اس میں جو ہے اس کا رول جو ہے نا وہ قصائی جوڈیشل اتھارٹی جیسی ہوتی ہے. وہ کیا ہے، ایویڈنس بھی لے سکتا ہے پارٹیز کو، پھر ایک بائنڈنگ آرڈر آربیٹرل ایوارڈ پاس کرتا ہے اور فیصلہ دیا جاتا ہے، وہ ایڈجوڈیکیٹری اس کا رول ہوتا ہے. تو یہ بائی اینڈ لارج یہی ان کی ڈفرینس ہے. اور یہ 3 موڈز جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ADR سسٹم میں کیسز جو ہے ان کا نپٹارا، یعنی میڈیشن، کنسیلیشن اور آربیٹریشن 3 الگ سطح پہ ہوتے ہیں، انوالومنٹ رہتا ہے تیسرے فریق کا. پہلے میں کہہ سکتا ہوں میڈیشن میں فیسیلیٹیٹیو رول ہوتا ہے میڈیٹر کا، جو کانسلیشن اس میں سجیسٹیو رول ہوتا ہے، اور جو آربیٹریشن اس میں ایڈجوڈیکیٹری رول ہوتا ہے. سب سے پہلے بات کریں گے جیسا میڈیشن کی، تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ میڈیشن میں ایک میڈیٹر ظاہر سی بات ہے منتخب ہوگا، جس کا کام ہوگا فریقین آپس میں تنازع کے بارے میں بات کریں، لیکن یہ خود کوئی تجویز نہیں دے سکتے، بس ان کو کوشاں رہنا ہے کہ یہ آپس میں کچھ صلاح مشورے پر آئے تاکہ فیصلہ ہو سکے. تو کس طریقے کے تنازعات ایسے حل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایکچولی جو میڈیشن کے ذریعے ہے کوئی بھی تنازعات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی تنازعات کسی بھی طریقے کے کیسز جو ہے اس کو ریفر کیے جا سکتے ہیں، میڈیشن کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک لمیٹیشن ہے، لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کرمنل کمپاؤنڈیبل کیسز ہے، بالکل نان کمپاؤنڈیبل کیسز، نان کمپاؤنڈیبل کیسز، اس صورت میں اس میں نہیں ہو سکتا. باقی جو بھی سول لٹیگیشن ہے، سول کیسز ہے، ان سبھی میں میڈیشن کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اب ریسنٹلی جو 2015 میں ایک سینٹر میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، کمرشل کورٹس ایکٹ 2015، تو 2019 سے پہلے وہ ایکٹ یہاں پہ لاگو نہیں تھا. 2019 کے بعد کچھ چینجز ہوئی تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ نافذ کیا گیا. وہاں پہ میڈیشن کچھ کمرشل ڈسپیوٹس جو ہے تو ان میں میڈیشن مینڈیٹری ہے. ایک کیس انسٹیٹیوٹ کرنے سے پہلے، ایک سیوٹ انسٹیٹیوٹ کرنے سے پہلے آپ کو پہلے میڈیشن کے لیے جانا پڑے گا، ایٹ لیسٹ اپلیکیشن کرنی پڑے گی کہ آئی ایم ریڈی فار میڈیشن. جی صاحب، یعنی جو تجارت سے منسلک ہمارے تنازعات ہیں اس میں ہم سیدھا جا کر کیس نہیں کر سکتے، مقدمہ دائر نہیں کر سکتے، پہلے میڈیشن کا رجوع کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. اس میں ایک ایکسپشن ہے، اگر
कोई पार्टी को, किसी पार्टी को कोई अर्जेंट जी रिलीफ चाहिए, इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो उस सूरत में वो डायरेक्टली उसको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी आई कुड नॉट अप्रोच द लीगल सर्विस अथॉरिटी विद एन एप्लीकेशन फॉर रेफरेंस ऑफ मैटर टू मीडिएशन, इसलिए मैं डायरेक्टली कोर्ट में आया हूं। अदरवाइज एक एप्लीकेशन किसी भी हाल में उसको मीडिएशन का पहले मीडिएशन के लिए फाइल करनी चाहिए। यानी हमारे कानून का भी यही तवज्जो है कि सबसे पहले फरीकैन ये देखें कि क्या आपसी सलाह मशवरे से तनाज़ा हल हो सकता है, उसके बाद ही अदालत का रुजू करें। लेकिन इसमें एक चीज है, ये सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स में आपको बिल्कुल उसमें मैंडेटरी, बाकी किसी भी जो गैर तिजारती तनाज़ात हैं, उसमें मैट्रिमोनियल आते हैं, उसमें सिविल डिस्प्यूट्स आते हैं, उसमें कोई भी बाकी जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनमें ये मैंडेटरी है नहीं। वहाँ फरीकैन के लिए एक चॉइस है, वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब जैसा आम तौर पर फरीकैन का ये कहना होता है कि आपसी सलाह मशवरे से तो हम अपना तनाज़ा हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अदालत का ऑर्डर जो है उसका निफाज अलग तरीके से होता है, हर जगह वो माना जाता है, और अगर कोई फरीक उसे ना माने तो तरीक़ेकार कानून में वो भी है, ज़ाब्ता है कि किस तरीके से उसका निफाज किया जाए, नाफिज किया जाए। तो कैसे एक फरीक को तैयार कर सकते हैं कि नहीं आप अदालती मुकदमा ना करें बल्कि मीडिएशन से अपना हल पा सकें? देखिए, ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ADR है, ये 2 मरहलों पे जो है इसके जरिए हम अपने जो केसेस है उनका जो रेजोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक तो फॉर एग्जांपल अगर कोई केसेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हुए हैं कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट हुए, तो वहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर लॉ है विच डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द सिविल कोर्ट्स, कि कैसे केसेस का एडजुडिकेशन करना है, तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 89। तो एक स्टेज आता है जब पार्टीज की प्लीडिंग्स कंप्लीट होती है, और जब अगर जज को लगता है कि जज साहब को लगता है कि ये जो केस है इसमें एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है, वो उसको रेफर कर सकता है टू मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कांसिलेशन और लोक अदालत। तो जब ये जाता है इसमें, तो जब वहां से कोई अगर मीडिएशन जो है मीडिएशन हो जाती है या कांसिलेशन हो जाती है आर्बिट्रेशन लोक अदालत के थ्रू, तो वो फिर वापस जाता है कोर्ट में, वो हम कह सकते हैं मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट की सील उस पर लग जाती है, तो उस सूरत में वो एनफोर्सेबल हो जाता है, उसकी वही हैसियत रहती है जो एक कोर्ट के ऑर्डर की। अगर ये आर्बिट्रेशन के थ्रू हुआ या कंसिलेशन, अगर ये कंसिलेशन के थ्रू सेटल हुआ या मीडिएशन के थ्रू, तो मीडिएशन एक्ट 2023 या सेक्शन 12-A ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, इसकी हैसियत आर्बिट्रल अवार्ड की तरह है जी। अगर ये कोर्ट के जरिए कोर्ट ने रेफरेंस की कि आप इसको करिए, फिर उसी कोर्ट की जब मोहर लग जाती है, तो इसको ये जो है इट इज एनफोर्सेबल, यानी दोनों सूरतों में कोर्ट से फिर इसका निफाज किया जा सकता है, कोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर पार्टीज जो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और लीगल सर्विस अथॉरिटी कोई भी चीज जो है किसी भी चीज को मीडिएशन या कांसिलेशन के जरिए हल करती है, तो उस सूरत में ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो कोर्ट्स के जरिए इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर एनफोर्स भी किया जा सकता है। जी साहब, अब बात करेंगे आर्बिट्रेशन की। तो आर्बिट्रेशन में जानना चाहेंगे किस तरीके से आर्बिट्रेशन शुरू हो सकती है? देखिए, एक तो जो सेक्शन 89 है, अगर कोई केसेस पेंडिंग है जी, कोई केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो अगर जज साहब को लगता है कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है, तो उसमें भी 89 के जरिए वो उसको आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं। डायरेक्टली आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट 1996 है, उसमें अगर कोई एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच और उस एग्रीमेंट के तनाजुर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाती, तो वो डायरेक्टली फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास एक एप्लीकेशन फाइल करके वहां पे अपना जो आर्बिट्रेटर है अपॉइंट करवा सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, तो उस सूरत में वो जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज साहब है वो वहां पे करते। लेकिन सेक्शन 89 में, सेक्शन 89 तब जो है पिक्चर में आ जाता है जब कोई केस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हुआ होगा, कोई मुकदमा दायर हुआ होगा। उस सूरत में अगर कोर्ट को कहीं पे लगता है कि ये जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेशन भी इंक्लूडेड है, इसके जरिए उसको हल किया जा सकता है, तो उसमें कोर्ट रेफरेंस वहां से भी कर सकता है। तो जैसा आप जानना चाहेंगे कि आर्बिट्रेशन में क्या फायदे हैं जो कि एक फरीकैन कोशिश करें कि आर्बिट्रेशन के जरिए तनाज़ा हल हो? देखिए, इसमें एक टाइम फ्रेम होता है, वो एक बड़ी चीज है।
हालांकि ये भी एक क्वासी जुडिशल बॉडी होती है, जो आर्बिट्रेटर होता है, क्वासी जुडिशल अथॉरिटी होती है, इसका भी एडजुडिकेटरी रोल होता है, ये भी एविडेंस लेता है, लेकिन एक टाइम फ्रेम होता है और जो निटिग्रिटीज होती है या नुआंसेस ऑफ प्रोसीजर लॉज, वो चीजें इस पे लागू नहीं होती है। तो एक विद इन टाइम फ्रेम, विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम है एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज, जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें मतलब डेंगू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ये जो है वो जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू आर्बिट्रेशन। यानी जैसा आर्बिट्रेशन में जाहिर सी बात है, एक आर्बिट्रेटर बैठेंगे या एक से ज़ायद आर्बिट्रेटर बैठेंगे जो एक फ़ैसला देंगे जिस तरीके से कोर्ट देता है। तो ये आर्बिट्रेटर या सालसी करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि जो पार्टीज, जो अगर फॉर एग्जांपल पार्टीज कोई एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच, उसमें लिखा है कि कौन आर्बिट्रेटर हो सकते हैं जी, तो उसी हिसाब से वो आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। यूजुअली जो हमने देखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं वो जुडिशल ऑफिसर, रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स वगैरह। तो लेकिन इनमें ये जरूरी है कि पार्टीज की कंसेंट ली जाए। With the consensus of parties, mutual consent of the parties, these arbitrators are appointed. यानी दोनों फरीकैन अपनी मर्जी से बाहमी मर्जी से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद जैसा आप जानना चाहेंगे, एक बार जब आर्बिट्रेटर अपना फैसला सुना दे तो उसके बाद उसका निफाज किस तरीके से हो सकता है? ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, दिस इज एनफोर्सेबल। जी, बहुत लिमिटेड ग्राउंड से ऑन विच इट कैन बी चैलेंज। जी सर। जैसे कि आर्बिट्रेशन कांसलेशन एक्ट में कुछ प्रोविजन है वो डील करते हैं किन सूरतों में इसको जो है चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड जो है इसको बिफोर कोर्ट इसको एनफोर्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जिस तरह से हम डिक्रीज एनफोर्स करते हैं उसी तरह से आर्बिट्रल अवार्ड भी एनफोर्स, यानी इसकी वही हैसियत होती है जो एक कोर्ट की डिक्री जजमेंट की है। जी साहब, अब बात करेंगे लोक अदालत की। तो लोक अदालत के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं कि अदालत में लोक अदालत मुनक्किद होनी जा रही है। तो लोक अदालत के बारे में जानना चाहेंगे, लोक अदालत किसे कहते हैं और इससे हम जो फरीकैन हैं जो कि जिनके मुकदमात तनाज़ात ज़ैर मुकदमात हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, लोक अदालत जो है ना, जो ज़्यादातर जो हम केसेस यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं वो लोक अदालत के। लोक अदालत, लोक मींस लोग अदालत, यही कोर्ट, लोगों की अदालत। तो लोगों की अदालत, इसमें एक फ़ायदा है। एक तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो इस वक्त यहाँ पे राइज है, जो आफ्टर 2019 यहाँ पे राइज किया, इससे पहले हमारा अपना एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1997। तो लोक अदालत में पार्टीज जो है ये जो है एक कंप्रोमाइज करती है। उस कंप्रोमाइज को कोर्ट में यानी कि लोक अदालत बेंच के सामने पेश करती है, उसमें उस बेंच की उस पे सील लग जाती है और एक अवार्ड पास होता है। उस अवार्ड की बिल्कुल वही हैसियत है जो एक डिग्री की होती है। जी सर। तो इसमें एक तो यह है कि इसमें आपको काफी कम टाइम लग जाता है। जी। दूसरा ये है कि अगर आपने कोर्ट फीस भी भरी है कहीं पे, वो भी रिफंड हो सकती है। अच्छा, जो कोर्ट फीस है वो भी वापस मिल सकती है। वो भी आपको वापस मिलेगी। दूसरा ये जो जब हम इसके थ्रू रिजॉल्व करते हैं, जो वो तलखी रहती है पार्टीज के बीच, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि एडवर्सरियल जो एडजुडिकेशन है उसमें यूजुअली जब भी कोई फैसला आता है कोर्ट का, वो
امپوز کیا جاتا ہے ایک پارٹی اس سے مطمئن ہوتی ہے, ایک پارٹی ایگریو ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وتھ میوچل کنسنسس آف پارٹیز جو بھی یہ کرتے ہیں اس پہ کورٹ کی سیل لگ جاتی ہے, ایک ایوارڈ پاس ہو جاتا ہے, اور یہ بہت پریولنٹ ہے ان آر جموں اینڈ کشمیر ان کمپیریزن ٹو جو باقی میڈیشن ہے یا کانسلیشن ہے یا آربیٹریشن ہے. یوزولی ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں ہر مہینے کسی نہ کسی قسم کے کیسز کے نسبت کوئی نہ کوئی لوک عدالت منعقد ہوتی ہے جہاں پہ ان کیسز کو ریفر کیا جاتا ہے اور ان کو حل کیا جاتا ہے. جی صاحب, کس طریقے کے تنازعات کا حل لوک عدالت میں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف جو وہی تنازعات ہیں جو کہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہے عدالتوں میں, یا پھر ایسے تنازعات بھی جہاں کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا ہے لیکن فریقین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لوک عدالت سے ہم کوشش کریں گے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں. جی, پہلے تو یہ کن مقدمات کون سے مسائل لوک عدالت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ دیکھیں سیکشن 19 اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ کسی بھی کورٹ کے سامنے, اس میں بہت سول کوڈ بھی آتا ہے, کرمنل کوڈ بھی آتا ہے, ریونیو کوڈ بھی آتا ہے, ٹریبونل کے سامنے کوئی بھی پینڈنگ ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے لوک عدالت فار سیٹلمنٹ. بالکل. اگر کرمنل کوڈ میں صرف ایک کنسٹرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر نان کمپاؤنڈیبل کرمنل کیسز ان کو نہیں کیا, یعنی قانونی طور پر اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے. سول میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے irrespective of the nature of the case, complexity, the amount involved, the complexity of the issue. تو ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے, اور اگر پارٹیز جو ہے باہمی طور پر اس کو وہاں پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں تو اس پہ جب لوک عدالت کی سیل پڑ جاتی ہے, لوک عدالت اس کو ایوارڈ پاس کرتا ہے, تو وہ ایک ڈیمڈ ڈگری, ایک ڈگری بن جاتی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر پری لیٹیگیشن اپلیکیشنز, کوئی پری لیٹیگیشن بفور انسٹیٹیوشن آف اینی فارمل لیٹیگیشن کوئی درخواست کرتے ہیں, ان کو بھی پری لوک عدالت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. سو پری لیٹیگیشن اینڈ پوسٹ لیٹیگیشن, یعنی ایسے تنازعات بھی جن کے متعلق کوئی کیس بھی نہ ہوا ہو, کیس دائر نہیں ہوا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں تھرو لوک عدالت. اور ایک ہی لمیٹیشن ہے کرمنل نان کمپاؤنڈیبل کیسز, those cannot be actually settled in لوک عدالت. جیسا ہم ایک اور چیز جو ہے جو لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک بار ایک عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کے بعد اس کی اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد اور ایک اپیل ہے اگر گنجائش ہو تو جو طوالت ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے, اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر جو فریق اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا نہیں پاتا عدالت کے مقدمات کا. تو جاننا چاہیں گے اس ضمن میں کہ اگر کوئی لوک عدالت کا ایوارڈ ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے آپسی رضامندی سے, کیا اس کے بعد بھی فریق کوئی ان میں سے کوئی ایک فریق اپیل کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیے جو لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی لوک عدالت کا ایوارڈ ہے یہ فائنل اینڈ بائنڈنگ آن پارٹیز. لیکن کچھ سچویشنز میں انڈر 227 یا 226 ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے لمیٹڈ گراؤنڈز آف فراڈ, کوہرشن اور جورسڈکشنل ایرر. باقی گنجائش بہت کم رہتی ہے لوک عدالت ایوارڈ کو چیلنج کرنے کی, یعنی گنجائش بہت کم رہتی ہے. یہی 2-3 گراؤنڈز ہے, جیسے فراڈ ہے یا پھر جورسڈکشنل ایرر ہے یا پھر کوہرشن ایٹسٹرا ہے. مگر عموماً جو لوک عدالت کا جو بھی ایوارڈ ہوتا ہے یہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور فائنل ہوتا ہے. اور بہت میں نے بھی دیکھا ہے بہت کم کیسز میں جہاں پہ لوک عدالت جو ہے اپنا ایوارڈ پاس کرتی ہے, بہت کم کیسز میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. جیسا آپ جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ ایک ضلع سطح پر لیگل سروس اتھارٹی کے سیکریٹری بھی ہیں, تو لیگل سروس اتھارٹیز کا کیا رول رہتا ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کے بارے میں جانکاری پھیلانے کے لیے عام لوگوں تک؟ دیکھیے جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہوتی ہے یا تحصیل لیگل سروس کمیٹیز ہوتی ہے یا اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی, یہاں پہ ہمیں جموں اینڈ کشمیر لیگل سروس اتھارٹی, ایک تو اویئرنیس ہم کریٹ کرتے ہیں لوگوں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ADR ہے اس کے کیا فوائد ہیں. اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, پیسہ بھی بچ جائے گا, اور جو تلخی رہتی ہے جب کوئی کورٹ کے ذریعے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ تلخیاں پھر اس میں نہیں رہتی. ایک تو ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ جو ہے یہ جو لوک عدالت وغیرہ, ایک کیلنڈر آتا ہے ہمیں جموں اینڈ کشمیر لیگل سروس اتھارٹی سے, اس کے حساب سے ہم لوگ لوک عدالت کنڈکٹ کرواتے ہیں اکراس جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کرواتے ہیں, اور ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکزیمم کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں,
रिक्वेस्ट की जाती है कोर्ट से भी, जो हमारे प्री लिटिगेशन आते हैं आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लोक अदालत में जो है जो सेटल करवाया जाए। तीसरा ये जो है मीडिएशन में हमारा काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जो मीडिएशन सेंटर्स बने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ एक मीडिएशन सेंटर वहाँ पे हमारे पास ट्रेन्ड मीडिएटर होते हैं जो कि लॉयर्स ही होते हैं, उनकी एक एक्सपीरियंस होती है और उनको एक मीडिएशन ट्रेनिंग दी गई होती है। तो वो जो मीडिएटर्स हैं, वो अगर कोई भी केस हमारे पास आता है, वो मीडिएटर्स हम वहाँ पे उनको अपॉइंट करते हैं, ताकि लोगों जो भी रेफरेंस अगर कोर्ट से आती है तो वो उसमें जो है मीडिएशन करते हैं। जी साहब, जैसा अब अगर कोई शख्स है जिसका एक मामूली सा तनाज़ा है, जो वो नहीं चाहता कि इस तनाज़े की बुनियाद पर वो कोई मुकदमा लड़े, या उसे इस चीज़ का भी अंदेशा होता है कि अगर सालसी करने की कोशिश की जाए, मीडिएशन करने की कोशिश की जाए, तो ये तनाज़ा हल पा सकता है। आम तौर पे जैसे डिपार्टमेंट के साथ बिल का इशू है कि आपने बिल ज़्यादा कर दिया, चूँकि इसमें मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, बस क्रॉस चेक करना है, या डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है, या फरीकैन के माबैन जो है, कुछ अशखास के माबैन कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा तनाज़ा हो गया है कि बस थोड़ी सी सालसी की ज़रूरत है और वो हल पा सकता है, तो उस सूरत में क्या वो फरीकैन या क्या वो अशखास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का रजू कर सकते हैं? इस किस्म के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। एक्चुअली जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है उसमें सेक्शन 22A एंड 22B है, उसमें परमानेंट लोक अदालत का एक्चुअली कंसेप्ट है, लेकिन अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में वो परमानेंट लोक अदालत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। लेकिन परमानेंट लोक अदालत इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उसमें यही किसी की बिजली बिल ज़्यादा आई है, किसी को वाटर कनेक्शन या इंश्योरेंस सर्विस, ये बहुत सारी सर्विसेज इस जुमरे में आती हैं। तो यूजुअली इस किस्म की बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग रिसीव करते हैं, तो अदर साइड को जो अपोजिट पार्टी उसको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एक उसका जो है हल ढूंढा जाए। हाँ, बाहमी हल, म्यूचुअल कंसेंसस ऑफ पार्टीज, उसको हल करते हैं हम। तो मगर उसमें चूंकि परमानेंट लोक अदालत का अभी कंसेप्ट अभी यहाँ पे वो एस्टैब्लिश नहीं हुए, तो लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटीज या तहसील लीगल सर्विस कमिटीज जो है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही हैं, जो भी इस किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं उनको हल उन एप्लीकेशंस पे हम जो है अदर साइड को बुलाते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं, जो उनका ग्रीवेंस होता है एप्लीकेंट्स का, यानी मीडिएशन के जरिए या कई बार उनको लोक अदालत में भी हम लोग जो है लोक अदालत को भी रेफर कर देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि अपोजिट पार्टी इज विलिंग टू सेटल इट। ये छोटे छोटे इश्यूज जो है ये हम अपनी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ या तहसील लीगल सर्विस कमेटीज़ हल करवाती है। जी जैसा, और एक ख़ास तरीके के मुकदमात ऐसे होते हैं जो शोहर और बीवी के दरमियान होते हैं, और जाहिर सी बात है ये भी देखा गया है कि एक बार वो एक अदालती मुकदमे में फंस जाते हैं तो फरीकैन के माबैन तलखी भी बढ़ जाती है। तो क्या ऐसे मुकदमात का हल भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए किया जा सकता है मीडिएशन से? देखिए, this is my opinion. I don't think many people may not subscribe to this opinion. मुझे लगता है जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है इनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन के जरिए हल मुमकिन है नहीं। डिस्प्यूट वहीं पे रह जाता है, बिल्कुल हम हल ढूंढ लेते हैं जुडिशियल डिटर्मिनेशन। मुझे लगता है ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है इनका थ्रू मीडिएशन, कांसिलेशन या लोक अदालत के जरिए हल ढूंढा जा सकता है। और मेरी फर्म ओपिनियन है कि ये ऐसे मुकदमात जो है जब तक पार्टीज के बीच कोई कंसेंसस ना हो, कोई कंप्रोमाइज ना हो, तब तक हाँ कोर्ट से हम केस को तो खत्म कर सकते हैं, कोई डिक्री पास कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिस्प्यूट है डिस्प्यूट वहीं पर रह जाता है। बिल्कुल जी। तो ऐसे मुकदमात भी जो ऐसे एप्लीकेशंस भी अगर हमारे पास आती है तो हम अदर साइड को बुलाते हैं, अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो उसको हम बाहमी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं थ्रू मीडिएशन। जी सर, जैसा आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर हमें निहायत ही अहम जानकारी पहुँचाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी आज के इस प्रोग्राम से मिली जानकारी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो नाजरीन, हमें ये भी उम्मीद है कि दूरदर्शन और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ये कोशिश आप तक इस अहम कानूनी मौजू के बारे में जानकारी पहुंचाने में कामयाब रही। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात होंगे एक और माहिर कानून के रूबरू एक और अहम कानूनी मौजू को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
program is sponsored